हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच स्वागत करता हूं। आज यहां पर देखा जाए अपने इस वीडियो में लोग बात करेंगे 28 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रही या क्लास जो होती है आपकी आरओ परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास, और इसके साथ साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है जहां पर करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो सब परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। डेली न्यूज़पेपर का जो इनपुट होता है जिसमें दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़, पीआईबी, एनआई की रही महत्वपूर्ण खबरों को कवर किया जाता है। और ये वीडियो डेली शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाता है। इस क्लास की पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारा पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या चीजें हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूं। यहाँ पर ये हमारा मासिक करंट अफेयर का पैकेज है। हमने एक पैकेज के फॉर्मेट में पूरा करंट अफेयर डिजाइन कर रखा है ताकि सिस्टमैटिक तरीके से आपको चीजें तैयार होती रहे और चीजें आपको प्रोवाइड की जाती रहे। प्रतिदिन आपको वीडियो मिल जाता है, शाम को 7:30 बजे वीडियो यूट्यूब पर फ्री है। अगर आप इसकी क्लास पीडीएफ, पीपीटी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा करंट अफेयर पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं मई महीने का। इसमें आपको डेली क्लास, पीडीएफ और पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखा जाए तो जो प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रतिदिन बाइलिंगुअल 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है। महीने के एंड में देखा जाए तो करंट अफेयर का फुल पीडीएफ आपको दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है। और करंट अफेयर का बाइलिंगुअल एक फुल टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100 प्रश्नों का जो पूरे महीने के बेस्ट 100 क्वेश्चन है उनका टेस्ट होता है। और साथ ही साथ यूपी और बिहार के जो करंट अफेयर के पीडीएफ है, मासिक करंट अफेयर के पीडीएफ, वो भी आपको इसी पैकेज में मिल जाता है। ये पूरा पैकेज हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और इसको आप ज्वाइन कैसे करेंगे, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, पिन कमेंट चेक करिएगा। पिन कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप जाएंगे तो वहां पर डायरेक्टली आप हमारे कोर्स पर पहुंच जाएंगे। अन्यथा आप कैसे जा सकते हैं, यहां पर आप सर्च करिए SSGCP, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन सर्च करिए। और सर्च करने के बाद आप हमारे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है वीडियो लेक्चर में। ठीक है, वीडियो लेक्चर ओपन करिए और वीडियो लेक्चर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए मई महीने का पैकेज, अप्रैल महीने का पैकेज, मार्च महीने का पैकेज, फरवरी महीने का पैकेज, यहाँ सारे पैकेज लगे हुए हैं। ठीक, क्लिक करिए मई महीने के पैकेज पर। और मई महीने का पैकेज देखने के बाद आप यहाँ पर जाइए, क्लास वीडियो होती है, पीपीटी लगी हुई है और टेस्ट यहाँ पर ऑनलाइन ऐप पर लगा हुआ है। बाकी प्रिंट फ्रेंडली जो पीडीएफ होती है उसके लिए यहाँ पर देखा जाए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करिएगा और कॉल करने के बाद आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। आप जाइए, देखिए, आप हमारा रिव्यू देखिए जाके, लोग क्या रिव्यू कर रहे हैं। 4.8 का रिव्यू दे रखा है सब लोगों ने मिलके। और यहाँ पर देखा जाए इसको आप ज्वाइन करेंगे, आपको मूल्य दिख रहा है 25 रुपए। ठीक है, बाई नाउ पर क्लिक करना। सेल प्राइस दिख रहा है आपको 25 रुपए। ये 25 रुपए भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है, आपके वॉलेट में होगा कॉइन। कॉइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ये मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, 18 रुपए 75 पैसे। सिर्फ 18 रुपए 75 पैसे में आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर पर। यहां पर चर्चा करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2025। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो वॉश यूनाइटेड ने 2014 से मासिक धर्म को समर्पित तथा मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक वैश्विक दिवस की शुरुआत की। यानी कि जो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है उसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2014 से हुई थी। और हर साल देखा जाए तो जो 28 मई का दिन है इसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहां पर चर्चा कर ले मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। ठीक है, हर साल 28 मई को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है, थीम याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां पर टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, ये इसका थीम है इस बार का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अब यहां पर देखा जाए विश्व भूख दिवस 2025, वर्ल्ड हंगर डे। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, तो ये पीवाईक्यू का सवाल भी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। यहां पर देखा जाए भूख से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन सब पे यहां पर चर्चा कर दी गई है। चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं। दुनिया भर में भुखमरी से निपटने के लिए हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 28 मई का दिन। इसका उद्देश्य भुखमरी को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, जो भुखमरी है, भुखमरी को समाप्त करने के लिए जो सामूहिक प्रयास है, उन सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही हर साल जो 28 मई का दिन होता है इसको वर्ल्ड हंगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहां पर इस बार का थीम क्या है, विश्व भूख दिवस 2025 का थीम है लचीलेपन के हिसाब से बुआई करना, यानी कि सीडिंग रेजिलियंस इस बार का थीम है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, लचीलेपन के हिसाब से बुआई करना। और ये इनपुट कहां का है, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ वेबसाइट से इस खबर को ली गई है। और यहां पर देखा जाए
जो हंगर से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए, ना केवल प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 6 के लिए भी यहाँ से आपको महत्वपूर्ण डाटा मिल जाएगा और इन सारी चीजों को आप लिख भी सकते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए साल 2011 में हंगर प्रोजेक्ट ने पहली बार घोषणा की थी कि दुनिया भर में खाद्य संकट से निपटने के लिए हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा घोषणा की गई थी? ये हंगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था और उसी के तहत देखा जाए 2011 में जो हंगर प्रोजेक्ट है उसी ने घोषणा की थी कि दुनिया भर में जो खाद्य संकट है इससे निपटने के लिए हर साल 28 मई का जो दिन होगा इसको विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे चर्चा करें, 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने जीरो हंगर कार्यक्रम शुरू किया जिसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया को भूख से मुक्त करना था। ठीक है, यहां पर आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जीरो हंगर प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? यूएन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? सन 2012 में स्टार्ट किया गया था। और आरओ की परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जीरो हंगर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, सन बताइए। डायरेक्टली आपसे पूछेगा वन लाइनर में, आप टिक कर देना सन 2012 में स्टार्ट किया गया था, यूएन के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? जो जीरो हंगर का प्रोग्राम था इसका उद्देश्य यह था कि सन 2030 तक, ठीक है, 2030 तक जब हम लोग एसडीजी के लक्ष्य भी प्राप्त कर रहे होंगे उसी टाइम तक देखा जाए तो जीरो हंगर कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो पूरी दुनिया को भूख से मुक्त करना था। ठीक है, वर्ल्ड को जो हंगर है हंगर फ्री करना था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को। चलिए आगे देख लेते हैं। साल 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अभी देखा जाए 2025 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया नहीं है। ठीक है, तो हम पुराना डाटा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2024 वाला डाटा ही यहां पर कोट कर रहे हैं और उस पर चर्चा करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा। आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आपके यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू भी है, यहां से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर देखें 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 27.3 के स्कोर के साथ भारत में जो भूख का स्तर है ना ये गंभीर माना जाता है। ठीक है, भारत को गंभीर कैटेगरी में रखा गया जो भूख सूचकांक, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था। ठीक है, उसके अनुसार आगे हम चर्चा कर ले। अब देखिए एसडीजी में भी भूख का जिक्र है, भूखमरीकांत चर्चा कर ले यहां पर। तो सतत विकास लक्ष्य 2 और सतत विकास लक्ष्य आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो सतत विकास लक्ष्य, शॉर्ट में लिखता हूं, एसडीजी गोल 6, ठीक है, एसडीजी गोल 6, फिर उसके बाद में देखा जाए तो 11, 12, 13, 14, ये सब ऐसे एसडीजी हैं जो आपसे परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, आप पीवाईक्यू उठा के देखिए, 2024 का ही पीवाईक्यू आप उठा के देखें। ठीक है, 2023 का पीवाईक्यू उठा के देखें, 2022 का पीवाईक्यू उठा के देखें, 2021 का पीवाईक्यू उठाकर देखें और 2020 के पीवाईक्यू में ही डायरेक्ट पूछा गया था एसडीजी 6 के बारे में। ठीक है, तो ये एसडीजी आपके परीक्षा में बार बार अनावृत रूप से पूछे जाते रहे। ये सारी पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उनमें से 16 सतत विकास लक्ष्यों को तो आपको याद करके ही रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो सतत विकास लक्ष्य 2 है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक, कब तक? वर्ष 2030 तक भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 2 का उद्देश्य क्या है? सारी चीजें आपको यहां पर बता दी गई हैं और इतने पॉइंट आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं जो हंगर से रिलेटेड है। चूंकि आज हंगर डे था तो हंगर डे के उपलक्ष्य में जो हंगर से रिलेटेड चीजें सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दी। चलिए आगे अपनी खबर पर चर्चा करते हैं। यहां पर बीपीएससी जो देने जा रहे हैं 71वीं बीपीएससी, ठीक है, 71वीं बीपीएससी जो देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये खबर। चर्चा करें तो जस्टिस विपुल मनु भाई पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन बने हैं पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश? यहां पर चर्चा करें तो विपुल मनु भाई जो है ये पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 26 मई को पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जो अभी तक पटना हाईकोर्ट के जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? आशुतोष कुमार थे। ठीक है, आशुतोष कुमार थे। अब आशुतोष कुमार को क्या किया गया है? इनको गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। कहां का? गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। तो परीक्षा से पूछा जा सकता है कि आशुतोष कुमार निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 4 ऑप्शन रहेगा, वहां पर आपको टिक करना होगा गुवाहाटी हाईकोर्ट। या ऐसा भी पूछ सकता है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व ये निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन रहेगा तो वहां पे आप पटना हाईकोर्ट टिक कर देना। और यहां पर देखा जाए जब आशुतोष कुमार को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया तो यहां पर पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद हो गया खाली। अब उसके बाद क्या हुआ कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए यहीं के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पांचोली, ठीक है, विपुल मनु भाई पांचोली जो है ये गुजरात के हैं,
इनके नाम की अनुशंसा की गई। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है विपुल मनुभाई पांचोली, जो कहां के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं। आगे चर्चा कर ले, न्यायमूर्ति पांचोली जो है, यानी कि विपुल मनुभाई पंचोली जो है, ये 24 जुलाई 2023 से पटना हाई कोर्ट में है और वे 27 मई 2030 को रिटायर होंगे। ठीक है, 27 मई 2030 को रिटायर होंगे, यानी कि देखा जाए तो लगभग 4-5 साल का कार्यकाल इनका है पटना हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अजीत कुमार मिश्रा ने इरकान के अध्यक्ष इरकान के निदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है, जो इरकान है इसके निदेशक कौन बने हैं? अजीत कुमार मिश्रा बने हैं। और नियुक्तियों से संबंधित सवाल, ठीक है, अपॉइंटमेंट जो होते हैं, राष्ट्रीय नियुक्तियां हो, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हो, ठीक है, या राज्य स्तरीय नियुक्तियां हो, उनसे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते रहे, बार बार पूछे जाते रहे, उस दृष्टिकोण से ये नाम आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, अजीत कुमार मिश्रा ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक का पदभार संभाल लिया है। इस नियुक्ति से पहले वह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनुबंध प्रबंधन के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इरकॉन के निदेशक बनने से, डायरेक्टर बनने से पूर्व जो अजीत कुमार मिश्र है वो किस पद पर थे? उनका पिछला पद भी याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि अब क्या है कि डायरेक्टली प्रश्न जो होते हैं, डायरेक्ट प्रश्न तो होते हैं, वन लाइनर वाले जो प्रश्न होते हैं तो वन लाइनर प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन उनको अगर एडवांस लेवल पे करना हो तो पूछ लेते हैं कि इस पद पे रहने से पूर्व किस पद पर थे। तो मैं दोनों चीजें आपको यहां पर बता देता हूं कि इरकॉन के तो यहां पर निदेशक बने ही हैं, लेकिन उससे पूर्व जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड था, उसके कार्यकारी निदेशक के रूप में ये पहले तैनात थे। ठीक है, आगे चर्चा करें। अजीत कुमार मिश्रा आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग इसके स्नातक है। ठीक है, ये कहां के पढ़े हुए हैं? आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं, तो यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अजीत कुमार मिश्रा निम्नलिखित में से किस आईआईटी से पढ़े हुए? आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल का सवाल हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। पहली बॉक्सिंग रोबोट स्पर्धा शुरू हुई है। ठीक है, मैन ऑफ स्टील मूवी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो सर्च करिएगा मैन ऑफ स्टील मूवी। उसमें होता क्या है कि ऐसे ही जैसे ये स्टील देख रहे हैं आप, रोबोट है, रोबोट फाइट कर रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है, सेम मैन ऑफ स्टील होती है, उसमें फाइटिंग होती है, रोबोट के बीच में फाइटिंग होती है। दो लोग होते हैं, जो अपोनेंट टीम होता है वो उधर रिमोट लेके खड़ा होता है, एक व्यक्ति होता है इधर रिमोट लेके खड़ा होता है, दोनों लोग रिमोट से रोबोट फाइट करते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होता है कि वो लड़का उसके अंदर चिप फिट करता है रोबोट के अंदर, और फिर दोनों का माइंड कनेक्ट होता है, फिर उसके बाद लड़का जिस तरीके से फाइट करता है, रोबोट उसी को देख के फाइट करता है मैन ऑफ स्टील में। उसी प्रकार से देखा जाए तो यहां पर वो तो मूवी थी, अब उस मूवी को यथार्थ कर दिया गया है। ठीक है, तो पहली बॉक्सिंग रोबोट स्पर्धा शुरू हुई है। चीन के हांगझाओ में दुनिया की पहली ह्यूमैनॉइड रोबोट की बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है। परीक्षा वहां से पूछ सकता है कि दुनिया की पहली ह्यूमैनॉइड रोबोट की बॉक्सिंग प्रतियोगिता कहां पर स्टार्ट की गई है? चीन में शुरू की गई है। ठीक है, ऐसे काम चीन ही करता है, उटपटांग काम चीन करता रहता है, तो यहां पर चीन में स्टार्ट किया गया और ये दुनिया की में पहली बार है कि ह्यूमैनॉइड रोबोट जो होते हैं उनकी बॉक्सिंग प्रतियोगिता स्टार्ट हुई है। इसे विश्व रोबोट प्रतियोगिता नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? वर्ल्ड रोबोट कॉम्पिटिशन इसका नाम दिया गया है। इसका आयोजन चीनी रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री कर रही है। ठीक है, कौन सी कंपनी है? यूनिट्री इसका आयोजन कर रही है। इसमें केवल यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट्स ही भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में यूनिट्री के G1 मॉडल रोबोट्स, ठीक है, जिनकी हाइट देखा जाए 1.32 मीटर है। यहां पर ये है यूनिट्री के जो रोबोट है और इनकी हाइट कितनी है? 1.32 मीटर, यानी कि लगभग 1.5 मीटर इनकी हाइट है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबे हैं और इनका वजन लगभग 35 किलोग्राम है। ठीक, तो ये रोबोट जो G1 मॉडल के रोबोट है, G1 मॉडल के रोबोट यहां पर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहे हैं। चलिए आगे देखें, विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत यहां पर चर्चा कर ले, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर आरओ परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। एग्रीकल्चर पूछा ही जाता है, एग्रीकल्चर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर चर्चा करें, विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू किया जाएगा। यह अभियान 12 जून तक चलेगा। 15 दिवसीय अभियान है, 15 दिनों तक देशव्यापी अभियान ये चलाया जाएगा। और कब स्टार्ट हो रहा है? ये 29 मई को स्टार्ट हो रहा है और 12 जून तक चलेगा, यानी कि कल शुरू होगा और 12 जून तक ये चलता रहेगा। और यहां पर देखा जाए इसका जो अभियान है, अभियान की शुरुआत कौन करेंगे? तो इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत उड़ीसा के पुरी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होगा। यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा उड़ीसा के पुरी से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी। परीक्षा वहां से क्या पूछेगा?
देशव्यापी कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान से की गई? ठीक है, तो उड़ीसा के पुरी से किया गया। कब किया गया? 29 मई को किया गया। यह अभियान कितने दिनों तक चलेगा? तो यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। 29 मई को शुरू होगा, 12 जून को खत्म होगा। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए अभियान का उद्देश्य क्या है, बेसिकली अभियान किस लिए आयोजित किया जा रहा है? तो अभियान का उद्देश्य किसानों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रमुख खरीफ फसलों की आधुनिक तकनीकों की जानकारी देना है, साथ ही साथ लाभकारी सरकारी योजनाओं नीतियों के प्रति जागरूक करना है। बेसिकली है क्या कि किसानों को जो लाभकारी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ किसानों को मिलना चाहिए और जो सरकार की नीतियां हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उनके प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही इस राष्ट्रव्यापी जो कार्यक्रम है विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखें। इस व्यापक अभियान 15 दिन के अभियान के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 20 राज्यों का दौरा करेंगे, किसानों वैज्ञानिकों को प्रेरित करेंगे और उनके साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। मतलब देखा जाए इस अभियान के तहत 15 दिवसीय अभियान के तहत लगभग जो कृषि मंत्री हैं वो 20 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। ठीक है, 20 राज्यों का दौरा करेंगे, अभियान संचालित किया जाएगा, 15 दिन तक संचालित होगा। राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो विभिन्न राज्यों में जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, वैज्ञानिकों से मिलेंगे, उनसे सीधा संवाद करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि कृषि सेक्टर जो है उसको और ज्यादा कैसे डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, इन्हीं सब पर आधारित है ये इवेंट विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान। और ऐसे अभियान वगैरह जो होते हैं ना वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू उठाकर देखिए, ऐसे एग्जाम में आपके पीवाईक्यू उठा के जब आप देखेंगे तो जो अभियान होते हैं, इनिशिएटिव होते हैं, ये सारी चीजें खूब पूछी जाती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम। ठीक है, उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम के कार्यान्वयन मॉडल को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, यहां पर जो एएमसीए प्रोजेक्ट है, एएमसीए प्रोग्राम है, उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। चर्चा कर ले यहां पर। मौजूदा समय में भारत लड़ाकू विमान के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है। ठीक है, अभी है क्या वर्तमान में कि वर्तमान में भारत जो है अमेरिका के देखिए उपराष्ट्रपति आते हैं, वो कहते हैं कि आप हमसे JF-16 खरीद लो। ठीक है, उसके बाद में जो SU-35 खरीद लो, रूस कहता है हमसे कि SU मॉडल खरीद लो हमसे। ठीक, F-16 खरीद लो, F-36 खरीद लो, अमेरिका कहता है। JF-16 तो थंडर तो चीन का है, चीन तो नहीं कह रहा है, लेकिन अमेरिका कह रहा है, दबाव बना रहा है। राफेल के लिए डसाल्ट कंपनी कह रही है, फ्रांस कह रहा है कि हमसे खरीद लीजिए। तो विभिन्न देशों पे हम निर्भर हैं पूरी तरीके से जो लड़ाकू विमान होते हैं उनके लिए। अब भारत में देखा जाए तो जो उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम है इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई। उससे होगा क्या कि भविष्य में, यानी कि देखा जाए तो 2031 आते आते भारत में जो उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम है इसके तहत क्या होगा कि जो फाइटर जेट होते हैं उनके दिशा में हम लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी देखिए कल ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था जो कावेरी प्रोजेक्ट है, कावेरी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए जो कावेरी जेट इंजन है उसको इंडिजिनस रूप से डेवलप करने के लिए मुहिम चल रही थी कल। टेलीग्राम उस पर आप ट्विटर पे देखे होंगे, तो फंड कावेरी प्रोजेक्ट के नाम से हैशटैग चल रहा था, पूरे दिन चला। ये कावेरी प्रोजेक्ट था क्या, बेसिकली जो जेट इंजन होते हैं ना, जेट इंजन को इंडिजिनस रूप से विकसित करने के लिए, ताकि हम दूसरों देशों के ऊपर जो निर्भरता है, अगर हम कभी युद्ध जैसा सिचुएशन होता है तो उस सिचुएशन में भी हम बल्क में जो फाइटर जेट होते हैं उनका निर्माण कर सके। इसके लिए हमारे जो जेट इंजन है वो खुद के जेट इंजन होने चाहिए। अभी भी हम लोग जो तेजस लाइट एयरक्राफ्ट आप कहते हैं ना, उसके इंजन के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर है। जैसे राफेल है, अब राफेल का जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हम लोगों ने फ्रांस से कहा था कि सोर्स कोड बता दो इसका, और फ्रांस ने सोर्स कोड बताने से उस टाइम पे मना कर दिया था। यानी कि सोर्स कोड जो होता है, सोर्स कोड अगर जो हमको पता लगता है किसी विमान का, तो सोर्स कोड पता लगने के बाद हम उस विमान में कोई भी हथियार से लैस करना चाहते हैं तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई देश सोर्स कोड नहीं बताता है तो अब दूसरे देशों पर हमारे ऊपर, जैसे हम हैं दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है, भारत है दूसरे के ऊपर निर्भर है, अगर वो सोर्स कोड नहीं बता रहा है तो उसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो इसी वजह से देखा जाए, और जिस प्रकार के सिनेरियो तैयार हो रहे हैं आसपास के, आप देखते ही 3.5 फ्रंट खुल रहा है, तो जैसे इतने फ्रंट खुल रहे हैं, उस फ्रंट खुलने के दौरान देखा जाए तो भारत को जो अपनी रक्षा सुविधाएं हैं उनको सुदृढ़ बनाने की सख्त आवश्यकता है। और ऐसे में देखा जाए तो उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम को जो मंजूरी प्रदान की गई है, ये भारत को जो विमान कार्यक्रम है उसमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आइए चर्चा करते हैं। मौजूदा समय में भारत लड़ाकू विमान के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है। सरकार इस दिशा में भी आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
रक्षा मंत्रालय ने 27 मई को स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए प्रोजेक्ट जो है इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस फैसले से घरेलू एरोस्पेस इंडस्ट्री को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। एएमसीए का विकास जो है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने और देश की रक्षा को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। और देखा जाए इसके तहत लगभग 2031 तक एएमसीए प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और उस टाइम देखा जाए लगभग जो 5th जनरेशन, अब तो दुनिया 6th जनरेशन की ओर जा रही है, हमारा जो राफेल विमान है ना वो 4.5 जनरेशन का है। ठीक है, चीन 6th जनरेशन की ओर बढ़ रहा है, जापान भी 6th जनरेशन की ओर बढ़ रहा है, हम अभी 4.5 जनरेशन पर ही टिके हुए हैं। अब उसको हमको आगे एडवांस करना होगा। ठीक है, जापान की ओर से तो ऑफर भी है कि 6th जनरेशन में आप हमारे साथ कोलैब कर लीजिए, हमारे साथ कोलैब कर लीजिए और हमारी कंपनी आपकी कंपनियां दोनों कंपनियां मिलकर बनाएंगी 6th जनरेशन की वॉरफेयर। ठीक है, वहां पर देखा जाए इक्विपमेंट 6th जनरेशन के बनेंगे। तो हमारे पास देखा जाए अगर हमने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया 6th जनरेशन वॉरफेयर के लिए, तैयार नहीं हुए, या 4th जनरेशन के जो इक्विपमेंट है उनके लिए हम तैयार नहीं हुए, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और इस वजह से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी एएमसीए प्रोजेक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। 47 नए राष्ट्रीय जलमार्ग 2027 तक शुरू होंगे। ठीक है, 47 नए राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये 2027 तक शुरू होंगे। यहां पर देखा जाए तो केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो है 26 मई को मुंबई में अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन पर परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी बैठक के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि 47 नए राष्ट्रीय जलमार्ग 2027 तक शुरू हो जाएंगे। कब तक? जो 47 नए राष्ट्रीय जलमार्ग हैं ये 2027 तक शुरू हो जाएंगे। कब तक? 2027 तक शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 2026 तक कार्गो वॉल्यूम बढ़कर 156 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो जाएगा। ठीक है, जो कार्गो वॉल्यूम है ये कितना हो जाएगा 2026 तक? 156 मिलियन टन हो जाएगा। आगे चर्चा करें। साथ ही साथ देखा जाए तो अंतरदेशीय जलमार्ग 11 राज्यों से बढ़कर 23 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होंगे। यानी कि 2027 तक, कब तक? 2027 तक। अभी क्या है, वर्तमान में देखा जाए तो जो अंतरदेशीय जलमार्ग है ये 11 राज्यों तक सीमित है, लेकिन 2027 आते आते जब 47 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण हो जाएगा, नए राष्ट्रीय जलमार्ग बन जाएंगे 2027 तक, उसके बाद देखा जाए तो जो अंतरदेशीय जलमार्ग है ये 23 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो अवसंरचना विकास से संबंधित सवाल आपके मुख्य परीक्षा में आते हैं जीएस पेपर 3 में, उस दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2027 तक कितने नए जो अंतरदेशीय जलमार्ग है या राष्ट्रीय जलमार्ग है उनका निर्माण होगा। तो 2027 तक 47 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का शुरुआत हो जाएगा और कार्गो वॉल्यूम 2026 तक बढ़ के कितना 156 मिलियन टन हो जाएगा। और 11 राज्यों से बढ़कर जो राष्ट्रीय अंतरदेशीय जलमार्ग है वो 11 राज्यों से बढ़कर कितना 23 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होगा। ठीक है, तो ये खबर हो गई आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं कृषि उद्योग समागम 2025। अब कृषि उद्योग समागम 2025 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 26 मई को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम 2025 का शुभारंभ किया। ठीक है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कृषि उद्योग समागम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो कृषि उद्योग समागम 2025 का उद्घाटन 26 मई को जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। कहां पर इसका समागम का उद्घाटन किया गया? नरसिंहपुर जिले में किया गया है। और नरसिंहपुर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहां पर देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से जोड़ते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के अवसरों के नए द्वार खोलना है। ठीक है, यहां पर चर्चा कर ले नरसिंहपुर के बारे में। नरसिंहपुर की बात आई है तो नरसिंहपुर को दाल का कटोरा कहा जाता है। देखा जाए दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो अव्वल है। ठीक है, दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो टॉप रैंक में आता है, शीर्ष स्थानों में आता है। जो शीर्ष राज्य है शीर्ष राज्यों में शामिल है। और वहीं पर जो मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला है इसको दाल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, दाल का कटोरा इसको कहा जाता है। और यहाँ की जो तुअर दाल है, ठीक है, जो तुअर दाल होती है अरहर की दाल की तरह होती है तुअर दाल, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, नरसिंहपुर का जो तुअर दाल है उसको जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का दाल का कटोरा किसको कहा जाता है, किस जिले को? नरसिंहपुर जिले को कहा जाता है। यहाँ की तूर दाल को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। और यहीं पर नरसिंहपुर जिले में ही जगदीप धनखड़ के द्वारा 26 मई को कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलो
अगली खबर पर चर्चा करें और ये हमारी अंतिम खबर है, एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, जो एशियाटिक लायन है इनके नंबर जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। यहां पर चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। तो गुजरात वन विभाग ने हाल ही में 16वीं शेर गणना 2025 आयोजित की, जिसमें एशियाई शेरों की संख्या 2020 में जो 674 थी, इससे बढ़कर 2025 में 891 हो गई। ठीक है, 2020 में देखा जाए कितना था, 674 था, और 2025 में ये बढ़कर कितना हो गया, 2025 में बढ़कर 891 हो गया। ठीक है, 891 हो गया। और ये पॉइंट याद रखिएगा, 891 वाला जो डाटा है ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। चलिए उसके बाद देखते हैं, यह 2015 के पश्चात गुजरात सरकार द्वारा आयोजित पहली पूर्ण शेर गणना थी। ठीक है, 2015 में शेरों की गणना की गई थी, उसके बाद पूर्ण रूप से पहली पूर्ण शेर गणना है ये, जो इस बार आयोजित की गई है 2025 में। ठीक है, आगे चर्चा करें। 11 जिलों के 58 तालुकाओं के 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 10 से 13 मई तक आयोजित 4 दिवसीय गणना में 3,254 कर्मियों ने भाग लिया। नवीनतम गणना में 196 नर, ठीक है, जो नवीनतम गणना है और जिसमें टोटल 891 संख्या बताई गई है शेरों की, इस 891 में 196 मेल है, 330 मादा है, फीमेल है। यहाँ पर 140 उपवयस्क हैं, मतलब बच्चे हैं, बच्चों से जो एकदम वयस्क होते हैं, वयस्क से और बच्चे के बीच में जो कैटेगरी होती है, जिसको जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं 12-13 साल के, फिर एक होते हैं यंग पॉपुलेशन और एक होता है किशोर। तो ये जो उपवयस्क है ना, उसको किशोर समझ लीजिए। किशोरों की संख्या है 140 और जो शावक है, छोटे बच्चे हैं, उनकी संख्या है 225। तो यहाँ पर टोटल आंकड़ा जो है ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा कि 2025 में शेरों की जो कुल संख्या वो कितनी है, 891 है। ठीक है, 891 है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब यहां पर देखा जाए, इन स्लाइड पर आधारित हमने चर्चा की और स्लाइड पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बताइए, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है इसका थीम क्या है, आपको थीम बताना है। इंड पीरियड पॉवर्टी, टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, मेंस्ट्रुएशन विदाउट लिमिट्स, पीरियड्स आर नेचुरल। थीम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व भोग दिवस 2025 का थीम क्या है? जीरो हंगर बाय 2023, लचीलेपन के हिसाब से बुआई करना, रेजिलियंस फॉर ऑल, फूड फॉर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 है, पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी अनुशंसा की गई है? ठीक है, कि पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, यहां पर चर्चा की जाए। तो 4 ऑप्शन है, जस्टिस आशुतोष कुमार, जस्टिस विपुल मनु भाई पांचोली, जस्टिस RM शर्मा, जस्टिस KG नायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इरकान के निदेशक बनने से पहले अजीत कुमार मिश्रा किस संगठन में कार्यरत थे? ठीक है, NHAI, रेलवे बोर्ड, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया की पहली ह्यूमैनॉइड रोबोट बॉक्सिंग प्रतियोगिता किस देश में शुरू हुई है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकसित कृषि संकल्प अभियान कब से कब तक चलेगा? 1 से 15 जून तक, 29 मई से 12 जून तक, 5 से 20 जून तक या 15 से 30 जून तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, AMCA जो है, किसका स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट है? भारतीय नौसेना का, भारतीय वायुसेना का, इसरो का या DRDO का? ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग 2027 तक शुरू होने की योजना बनाई है? 35, 47, 58 या 62? और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कृषि उद्योग समागम 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया? और अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न है कि 2025 में एशियाई शेरों की संख्या कितनी दर्ज की गई? 674, 891, 1050 या 980? तो इन 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। रिवीजन सीरीज का अगला वीडियो कल सुबह आपको 9 बजे मिलेगा। ठीक है, कल मॉर्निंग में 9 बजे रिवीजन सीरीज का दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें इतिहास, जो आधुनिक भारत हम लोग चर्चा कर रहे थे, आधुनिक भारत पहले पार्ट में हमने चर्चा की, उसी आगे से सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे ये सीरीज आपके बीच में आती रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को साझा करिए, वीडियोस को भी साझा करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करिए और हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।